बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम सच तो ये है कि साथ मैं हूँ बाबर गोरसी। नाजरीन, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ़ ने रॉयल मिलिट्री एकेडमी सेंडहर्स्ट का दौरा किया और आपने देखा कि वो इस वक्त बरतानिया में मौजूद हैं और उसके साथ साथ उन्होंने बरतानिया में जो चीफ़ ऑफ डिफेंस है उनसे भी मुलाकात की और पेशा वराना अमूर पर उन्होंने यकीनन गुफ्तगू की। और आपने देखा है कि पाकिस्तान के ये पहले आर्मी चीफ़ हैं जिन्होंने सेंडहर्स्ट जो रॉयल मिलिट्री एकेडमी है वहाँ का दौरा किया और कैडेट्स में जो है वो इनामात भी तकसीम किए और इस मौका पर उन्होंने खिताब भी किया। 213वीं जो थी इनकी पासिंग आउट परेड थी, जो कमीशन्ड ऑफिसर्स की थी, जो कैडेट्स थे, वहाँ पे उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि आज जो मुसल्लह अफवाज हैं उनको बहुत से ख़तरात का सामना है, बहुत से चैलेंजेस का सामना है और उन चैलेंजेस से निमटने के लिए हमें एक दूसरे के साथ तावन की ज़रूरत है। उन्होंने तस्वीराती जो शराकतदारी है उस पर भी बात की और उन्होंने कहा कि अफवाज का मकसद जंगें लड़ना नहीं है बल्कि ऐसे हालात पैदा करने हैं कि जंगें ना हों। और इसके साथ साथ उन्होंने जो यंग कैडेट्स थे उनसे कहा कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। और इस वक्त अगर आप देखें तो पाकिस्तान और जो बरतानिया के ताल्लुकात हैं वो भी मसाली हैं और उन्होंने साथ ये भी कहा कि जो तारकीन वतन हैं जो बरतानिया में रह रहे हैं उनका इसमें बहुत बड़ा रोल है। उसकी वजह से आज भी पाकिस्तान और बरतानिया के जो ताल्लुकात हैं बहुत बेहतर हैं। अगर हम रॉयल मिलिट्री एकेडमी सेंडहर्स्ट की बात करें तो ये बड़े एजाज़ की बात होती है कि जो कैडेट्स यहाँ से पूरी दुनिया से जाते हैं, मुख्तलिफ ममालिक से जाते हैं, इसी तरह कॉमनवेल्थ के जितने ममालिक हैं उनके कैडेट्स जाते हैं। इसके अलावा दूसरे ममालिक के कैडेट्स भी वहाँ पर न सिर्फ ट्रेनिंग लेते हैं, तालीम हासिल करते हैं और फिर आकर अपने मुख्तलिफ जो अपनी अफवाज है उसमें खिदमात अंजाम देते हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो अगर 1701 से और फिर 1801 से बात की जाए तो 1947 में ये जो रॉयल मिलिट्री एकेडमी जो है जो कायम की गई और आज तक 5000 से ज़ायद जो कैडेट्स हैं वहाँ से ट्रेनिंग ले चुके हैं, पास आउट हो चुके हैं और उसमें से अभी 7 जो हैं इस वक्त वो मुख्तलिफ जो हेड ऑफ़ स्टेट है मुख्तलिफ ममालिक के। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रॉयल मिलिट्री एकेडमी की कितनी अहमियत है। इस पर हम बात करेंगे और साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो जनरल बाजवा जो वहाँ पर गए हैं, पहले चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, पाकिस्तान के कितने एजाज़ की बात है और उसके साथ साथ मुसल्लह अफवाज के लिए कितने एजाज़ की बात है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले मैं उनसे आपका तारुफ़ कराए देता हूँ। जनरल रिटायर्ड मोहम्मद रज़ा ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक कोर कमांडर बहावलपुर और साबिक सदर NDU नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी भी रहे। इनके आप मुख्तलिफ TV चैनल्स में तज़किये भी देखते हैं। सर, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। उनके साथ ब्रिगेडियर अहमद सईद मिन्हाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PhD डॉक्टर हैं और दफ़ाई तज़कियाकार भी हैं और एक यूनिवर्सिटी में जो है वाइस चांसलर भी हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। मैं जनरल साहब की जानिब जाऊंगा। जनरल साहब, सबसे पहले तो हमारे जो देखने वाले हैं लोग उनको बताइएगा कि सेंडहर्स्ट एकेडमी की कितनी अहमियत है और कौन कौन से कैडेट्स यहाँ पर जाते हैं और जो जनरल बाजवा का विज़िट है इसको आप किस तरीके से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जो इनविटेशन है रॉयल मिलिट्री एकेडमी सेंडहर्स्ट में पासिंग आउट परेड के ऊपर और उसके बाद उनकी यूनाइटेड किंगडम के सीनियर मिलिट्री लीडरशिप के साथ मुलाकातों का जो सिलसिला है, मेरे ख्याल में ये बहुत खुश आइंद है और इसके ऊपर पूरी कौम जो है वो खुश है और हमारे लिए फख्र का ये बायस है, न सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के लिए बल्कि अफवाज पाकिस्तान के लिए जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सब शामिल है। और इससे न सिर्फ अफवाज पाकिस्तान और बरतानिया के अफवाज के दरमियान पहले से मौजूद ताल्लुकात और मजबूत और गहरे होंगे, बल्कि दोनों ममालिक के जो दोस्ताना ताल्लुकात हैं और रिश्ते हैं दूसरे उसमें इलाकों में, मसलन फॉरेन ऑफिस हो गया, जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसमें, उसके अलावा जो और बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं जो कि हल तलब मसाइल हैं पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान, तो मेरे ख्याल में उसमें जो है ना बड़ी मदद मिलेगी। और पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान जो मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप है
वो बहुत पुरानी है, वो 1947-48 से शुरू हुई है। और उसमें जो हमारा आपस में मिलिट्री एक्सचेंज प्रोग्राम है वो बड़ा रेगुलरली चल रहा है। और इसमें इस तरह है कि हमारे ऑफिसर्स उनके जो तरबियती फौजी तरबियती इदारे हैं वहाँ पे जाते हैं तरबियत के लिए और तालीम के लिए, और उनके अफसरान जो हैं वो हमारे पास आते हैं। मसलन यहाँ पे भी हमारे जो कमांड एंड स्टाफ कॉलेज है क्वेटा, जी वहाँ पे बाकायदगी से ब्रिटिश ऑफिसर्स ट्रेनिंग के लिए आते हैं। इस तरह हमारे जो नेशनल डिफेंस कॉलेज था और फिर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है, हर साल ब्रिटिश आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए हमेशा आते रहे हैं। और उसमें ये होता है कि दोनों अफवाज के दरमियान ये जो बाहमी तबादला है, इससे हम एक दूसरे से सीखते हैं और एक्सचेंज ऑफ वीव्स होता है। और उसमें आपस में जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता है। और ये आपको मैं बताऊं कि ये अफगानिस्तान के अंदर जो 20 साल जंग हुई उसके दौरान भी दोनों ममालिक ने आपस में बड़े अच्छे ताल्लुकात को कायम रखा। और अगर आपको याद हो तो सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर्स ने पाकिस्तान का दौरा किया और हमेशा उन्होंने पाकिस्तान की कुर्बानियों का जिक्र किया, उनका एतराफ़ किया और पाकिस्तान और उसके अफवाज की हमेशा उन्होंने तारीफ की। अब देखें कि यहाँ बहुत सारे ममालिक वहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाते रहे, इसमें इंडिया शामिल है, अफगानिस्तान खुद भी शामिल है, और भी ऐसे ममालिक हैं जो हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाते रहे। लेकिन यूके को पता था कि वो सारे इल्ज़ामात झूठे हैं। उसने कभी भी किसी किस्म का कोई ब्लेम पाकिस्तान के ऊपर नहीं लगाया और हमेशा सच कहा और पाकिस्तान की कुर्बानियों की उसने तारीफ की। जी तो उसके बिल्कुल। साथ जी 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 सर। रेसिप्रोसिटी में देखें, जब भी कभी उनको ज़रूरत पड़ी, चाहे वो दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग की ज़रूरत थी या कोई हम उनके लिए इमरजेंसी में लॉजिस्टिक्स के लिए जो है अगर हमारी ज़रूरत पड़ी तो हमने भी उनकी हमेशा से मदद की। तो ये मेरे ख्याल में एक ऐसी रिलेशनशिप है जो कि इंशाअल्लाह आइंदा और मजबूत होगी और आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल, आइंदा और मजबूत होगी और आगे बढ़ेगी। और इसी नोट पर हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक पर से जब वापस आएंगे तो ब्रिगेडियर साहब के साथ हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। जी नाजरीन, आपको प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं रॉयल मिलिट्री अकेडमी सैंडहर्स्ट के हवाले से। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो वहाँ पर पासिंग आउट परेड में शिरकत की। तो अब जाएंगे हम ब्रिगेडियर साहब की जानिब। ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा कि आपने जनरल साहब की भी गुफ्तगू सुनी, आपने वो यकीनन पासिंग आउट परेड भी देखी होगी और इसके साथ साथ जो तज्ज़िये हैं, तबसरे हैं, वो भी सुने होंगे। सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा कि जनरल बाजवा जो हैं पहले आर्मी चीफ़ हैं जिनको वहाँ पर बुलाया गया, आप कैसा देखते हैं 6 साल जो टेन्योर था जनरल बाजवा का, उसको दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं और आखिरकार जनरल बाजवा ही को क्यों बुलाया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वर्षा साहब ने मुझे शो पे इनवाइट किया। मैं अगर शुरू करूं तो ये तकरीबन 213 कैडेट्स पास आउट हुए जी। जब 27 मुल्कों के तकरीबन 41 कैडेट्स थे। तो 27 मुल्कों के अंदर इंक्लूडिंग यूके पाकिस्तान का एक निहायत पॉजिटिव इमेज किया है। ये ना सिर्फ जनरल बाजवा को जो बुलाने का जो एक्शन था सैंडर्स अकेडमी या यूके गवर्नमेंट का, वो इंडिकेट करता है कि यूके और पाकिस्तान के दरमियान एक बाहमी जो इज़्ज़त का और बाहमी वैल्यूज़ का जो रिश्ता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी ये मज़ीद जो इंडिकेट करता है वो पाकिस्तान को आप एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पर अपने प्रोजेक्ट करने में बहुत मदद मिली। जनरल बाजवा ने की वहाँ प्रेजेंस जो है दैट ऑल शोज कि पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस कितनी प्रोफेशनल्स हैं।
सैंडर्स या यूके में जब भी आप इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है तो वो उसके काफ़ी सारे क्रेडेंशियल्स को देख के इनवाइट किया जाता है चीफ गेस्ट को। तो आपकी पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की जो प्रोफेशनलिज्म है उसको मज़ीद तक़वियत मिली। मज़ीद ये कि इससे ये भी इंडिकेट होता है कि जो यूके है उसने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है कि जनरल बाजवा ने जो ग्लोबल वॉर एंड टेरर थी वो अपने 6 साल दौर के अंदर उसको एक लॉजिकल एंड के ऊपर लेकर आए, और ना सिर्फ एंड पे लेकर आए बल्कि आखिर में जब नेटो फोर्सेस जिसमें यूएस और यूके की सबसे बड़ी पार्टिसिपेशन थी उसको एक महफूज तरीके के साथ, एक ऑर्गेनाइज तरीके के साथ वहां से एग्जिट करने में उसकी मदद भी की, और उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर उसके अमन की बहाली के लिए जो उनकी कोशिशें हैं वो भी दुनिया के सामने हैं। इसके अलावा इसकी ये मजीद इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि जैसे इंडिया हमेशा जनरल रजा साहब भी फरमा रहे थे कि इंडिया इस तरह की प्रोपेगेंडा करता रहता है, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करता है कि पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस खुदा न खास्ता रोग आर्म फोर्स है या रोग आर्मी है। तो अभी वो जो कंसेप्ट ये वो जो नैरेटिव बना रहे थे उसको भी अपनी मौत आप मर जाएगा जब पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस के चीफ जो हैं जनरल बाजवा ज़ाती हैसियत में सैंडर्स में उनको लीड कर रहे थे। ये इस चीज़ का भी इंडिकेटर है कि जनरल बाजवा डेमोक्रेसी के लवर है। उन्होंने जिस तरह ए पोलिटिकल अपनी पोजीशन अभी रखी है हालिया दिनों के अंदर, 1 साल तकरीबन होने को आया है, और जिस तरह डेमोक्रेसी अब अपने जोर पे खुद खड़ी हो रही है, तो दुनिया ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है कि जनरल बाजवा जो है वो डेमोक्रेसी जो है वो लवर है और उसको वो जो मजीद जो है प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अगर आप उनके ओवरऑल उनके खिदमात को जनरल बाजवा की देखें तो अभी जैसे उन्हें पैराडाइम शिफ्ट लेकर आए हैं पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ के अंदर। बहुत कम ऐसा हुआ है कि जियो स्ट्रेटजी से हट के हम जियो इकोनॉमी की तरफ जाएं। जब इस्लामाबाद डायलॉग हुए थे और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनी थी जनवरी फरवरी 2021 में, और अप्रैल में जब इस्लामाबाद डायलॉग हुआ तो जनरल बाजवा ने उसके अंदर क्लियरली बताया, क्लियरली एक पैराडाइम शिफ्ट पोजीशन ली कि पाकिस्तान अब जियो स्ट्रेटजी से हट के जियो इकोनॉमी की तरफ जाएगा, जिसमें आप सिर्फ सिक्योरिटी जो हार्डकोर सिक्योरिटी उसकी बात नहीं करेंगे, आप ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करेंगे, आप पाकिस्तानी सिटीजन्स की बात करेंगे। तो ये वो सब चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि जनरल बाजवा की किस कदर कंट्रीब्यूशन, अगर उनकी आप मिलिट्री डिप्लोमेसी की तरफ भी देखें, अभी हालिया दिनों के अंदर भी जी बिल्कुल, ये सवाल ही मैंने आपसे पूछना था कि अब जो मिलिट्री डेमोक्रेसी है, जिस तरह आपने भी कहा कि पहले हमेशा बात होती थी कि जी हमने वो इकोनॉमी की बात करनी है, हमने डिप्लोमेसी की बात करनी है, फॉरेन अफेयर्स की बात करनी है। अब जो मिलिट्री डिप्लोमेसी की जो बात हो रही है, पहले आपने देखा है कि हमेशा इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की बात होती थी या दूसरी जो फॉरेन डिप्लोमेसी की। जो मिलिट्री डेमोक्रेसी है वो कितना ममालिक को एक दूसरे के करीब ला सकती है, ये सवाल आपके सामने भी है और जनरल साहब के सामने भी। देखिए, मिलिट्री डिप्लोमेसी उसका अपना एक मकाम है, वो पॉलिटिकल डिप्लोमेसी को या जो फॉरेन ऑफिस की डिप्लोमेसी है उसको सब्सटेंशिएट तो कर सकती है लेकिन लीड नहीं ले सकती। और जनरल बाजवा की हमेशा यही पोजीशन रही है कि जब भी पॉलिटिकल लीडरशिप को पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की डिप्लोमेसी या उनकी मदद की ज़रूरत होती है, वो ना सिर्फ आपकी इंटरनल सिक्योरिटी के हिसाब से, आपकी इंटरनल जो डेवलपमेंट के हिसाब से, किसी भी नागानी आफत के सिलसिले में सिविल गवर्नमेंट की मदद करने के हिसाब से, बल्कि इंटरनेशनली भी जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसमें मिलिट्री डिप्लोमेसी अपना काम करती है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट के हुक्म के ऊपर, उनकी मदद मांगने के ऊपर। हालिया दिनों के अंदर जब मईशत मुल्क की हमारी काफ़ी हद तक खराबी की तरफ जा रही थी, और तो हाँ, उन्होंने बिल्कुल सही बात आपने कि इकोनॉमी जब ख़राब हो रही थी, लेकिन थोड़ा सा हम जनरल साहब की जानिब भी जाते हैं, फिर आपकी तरफ आ जाएंगे। अच्छा जनरल साहब, आपने देखा है कि ब्रिगेडियर साहब ने बात की है कि जी जिस तरह इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है, फॉरेन डिप्लोमेसी है, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी है, आज हम मिलिट्री जो डिप्लोमेसी है उसके हवाले से भी बात करें तो आप देखें कि अब दुनिया में जिस तरह अब CIA है वो भी मिलिट्री डिप्लोमेसी करती है, इसी तरह आपने देखा है कि MI6 भी करती है, रॉयल जिस तरह इनकी जो फोर्सेस हैं वो भी करती हैं, इसी तरह चाइनीज़ भी। अब तमाम जो ममालिक हैं इसकी जानिब आ रहे हैं, तो इसका जो है मुल्कों को, मसल्ह अफवाज को, और जिस तरह जो मुल्क हैं पाकिस्तान की इकॉनमी, और आप समझते हैं कि इसके फ़ायदे हासिल होंगे? देखिए, जो मिलिट्री डिप्लोमेसी का जिसने आपने जिक्र किया, मेरे ख्याल में ये टर्म्स इस्तेमाल होते हैं लेकिन इनको कंबाइन नहीं करना चाहिए। देखिए, डिप्लोमेसी एक और चीज़ है जी और नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल सिक्योरिटी और चीज़ें हैं। जी तो जो मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप्स हैं वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी से
वो निकलती हैं, और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वहाँ से वो डिराइव होती है। जी फॉरेन पॉलिसी जो है, जो हमारी नेशनल पॉलिसीज हैं या नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं, उससे हमारे जितने भी हैं मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप वो वहाँ से निकलते हैं। और वो मेरे ख्याल में तमाम ममालिक जो है वो करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि देखिए पाकिस्तान और यूके माजी में सीटो सेंटो के मेंबर रहे हैं और बहुत अरसा रहे हैं। तो वो एक ताल्लुक जो है वो भी हमारे दरमियान है और उसको हम भूले नहीं है। उसमें भी दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। साथ ही आपने जिक्र किया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लेक्चर का। जी देखिए वहाँ पे उन्होंने बात ये की है कि जो मुसल्लह अफवाज हैं उनका काम जंगे लड़ना तो है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकना भी उनका एक काम है। तो ये उन्होंने एक हट के बात की जो बड़ी अच्छी और ज़रूरी बात है वो और उन्होंने की। मेरा ख्याल है जनरल साहब आज के दौर के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। अच्छा, फिर उन्होंने ये कहा है कि देखिए जो मल्टीलैटरलिज्म है, जी ठीक है, उसके ऊपर जो है एम्फोसिस होना चाहिए, ना कि यूनिलैटरलिज्म के ऊपर। आपने देखा है कि कुछ ऐसे ममालिक हैं जो कि अपने अपने मफाद के लिए हर सब कुछ करने को तैयार हैं। तो उन्होंने दुनिया को वार्न किया कि उससे मेरे ख्याल में नुकसान होता है। किसी एक मुल्क का शायद फायदा हो जाए, लेकिन अगर आप उसको बैन अवी तौर पे देखें तो उससे नुकसान होता है। तो उन्होंने मल्टीलैटरलिज्म को सपोर्ट किया, जो कि यूएन चार्टर के मुताबिक है। यूएन चार्टर को सपोर्ट किया। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जितने भी जो गैर जानिबदारे बैन अवी इदारे हैं, उन्होंने नाम तो नहीं है लेकिन मेरे ख्याल में उनका इशारा था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ, कि वहाँ पे जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनका एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बड़ा मेजर रोल बनता है। और उसमें जो है उनका जो किरदार है वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि कोई उनकी तरफ उंगली ना उठा सके। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे ख्याल में इंडिया ने भी उसको सुना होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड है कश्मीर के जी सोल्यूशन के साथ, वो डायरेक्टली रिलेटेड है। साथ ही देखिए उन्होंने जिक्र किया जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है जी यूके में, ये कोई तकरीबन 12 लाख के करीब जो है पाकिस्तानी ब्रिटिशर्स हैं, और बहुत सारे जी। बड़े उहदों पे हैं, बड़े बड़े अच्छे जो है वो अभी तो आपने देखा है इन्वेस्टमेंट। कि रिसेंटली तो वो प्राइम मिनिस्टर की रेस में भी थे पाकिस्तानी जो नेशनल थे वहाँ। जी, एब्सोल्युटली जी एब्सोल्युटली। तो बड़े इंपॉर्टेंट पोजीशन में मेयर रहे हैं जी वहाँ पे, तो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं और वो बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पाकिस्तान और यूके के फ्रेंडशिप में, इकोनॉमी को बढ़ाने में, और खुसूसन यूके के तरक्की को बढ़ाने में। हमारा जो ट्रेड वॉल्यूम है दोनों ममालिक का कोई तकरीबन 3 बिलियन पाउंड्स है, और वो सिर्फ पिछले 1-2 साल में कोई 18% उसमें इजाफा हुआ है। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे दोनों ममालिक को बहुत फ़ायदा होगा, और दोनों ममालिक आइंदा इंशाल्लाह आपस में उनकी कुर्बत बढ़ेगी, जी कुर्बत बढ़ेगी, जिससे। बिल्कुल बिल्कुल जन साहब। लेकिन फिर भी नाज़रीन यहाँ पर ब्रेक का वक्त हुआ है, लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आपको प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदेद कहते हैं। जनरल बाजवा का जो विज़िट है रॉयल मिलिट्री एकेडमी का, उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। जनरल मोहम्मद रज़ा ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं।
ब्रिगेडियर अहमद सईद मिन्हाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब की जानिब जाते हैं। ब्रिगेडियर साहब, जनरल साहब ने तो इकानमी की भी बात की, उन्होंने डायस्पोरा जो वहाँ पे हमारी कम्युनिटी रह रही है उसकी भी बात की, उसके साथ साथ उन्होंने खित्ते के हवाले से भी बात की। अब ये फरमाइएगा कि जो वहाँ का दौरा है, इंडिया उसको कैसे ले रहा है, खित्ते पर उसके क्या असरात हो सकते हैं, और आप ये भी साथ बता दीजिएगा कि जो वहाँ पे जाके खिताब किया तो हमारे जो कैडेट्स हैं, जिस तरह पाकिस्तान के कैडेट्स हैं, इसी तरह दूसरे ममालिक के कैडेट्स हैं, तो उनमें भी अर्ज आएगी कि वो भी कंपटीशन में ज़्यादा आएंगे कि वहाँ पर जाएं और तालीम हासिल करें। जी बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया। देखें, सैंडर्स में हमारे जब भी कैडेट्स जो पाकिस्तान को और रिप्रेजेंट दूसरा करते ये हैं। भी साथ बता दीजिएगा कि इनका क्राइटेरिया क्या होता है, कैसे जाते हैं। जी, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में ये जो हमारे कैडेट्स प्रेजेंट करते हैं सैंडर्स में जाके, जी एक इंतहाई टफ किस्म के क्राइटेरिया के थ्रू गुजरते हैं, जिसमें आपकी मेंटल एजिलिटी, आपकी फिजिकल फिटनेस, जी आपके कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी, आपकी पब्लिक स्पीकिंग, हर तरह के तरीके से कैडेट्स को जांचा जाता है और उनमें से फिर मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर भेजा जाता है। सबसे हाई मेरिट के जो कैडेट्स होते हैं वो सैंडर्स में जाते हैं, फिर उससे अमेरिका जाते हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह के मुल्कों में ये जाते हैं और वहाँ पे ट्रेनिंग फ्रांस में हासिल करके आते हैं। जी तो वहाँ के जो क्वालिफाइड जो कैडेट्स होते हैं, जब वो वापस ऑफिसर बन के आते हैं, तो ये इंतहाई एक मददगार जो है वो मदद मिलती है कि वो नए कॉन्सेप्ट्स जो ट्रेनिंग हैं, नए कॉन्सेप्ट्स ऑफ वॉरफेयर हैं जो वेस्ट जिस तरह से सीखती है या चलाती है, वो यहाँ पे उनको अपने जो ट्रेनिंग के हमारे सिलेबाई है उनको इम्प्रूव करने के अंदर, उनके स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने के अंदर, दुनिया के साथ एक मुताबिकत लाने के लिए इन जो कैडेट्स वहाँ पे आते हैं वो इंतहाई जो है मददगार साबित होते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, जनरल बाजवा ने वहाँ पे जाकर अपनी तकरीर वहाँ पे की है, वो भी इंडिकेट करती है कि पाकिस्तान किस तरह से ग्लोबल अफेयर्स के मुतालिक जी और मुख्तलिफ जो इशूज़ हैं उनके मुतालिक सोचते हैं। अगर मैं इसको दरिया को उनकी जो कूजे में बंद करूँ उनकी तकरीर के हिसाब से, तो उन्होंने स्ट्रेटेजिक और टेक्टिकल लेवल के ऊपर बात की है। अगर स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर बात करें तो 4 मेन चीज़ें जो उन्होंने कवर की हैं। पहली, जी उन्होंने कहा कि हमें कलेक्टिव डिफेंस करना चाहिए ग्लोबल कॉमन्स का। अब ये ग्लोबल कॉमन्स क्या चीज़ है? आपका आउटर स्पेस है, आपका एटमॉस्फेयर है, आपके हाई सीज हैं, आपकी जो एंटार्कटिका में आपकी बर्फ है, ये वो चीज़ें हैं जो आने वाली इंसानियत के लिए काम आने वाली हैं। तो उन्होंने उसको कहा कि इसको बिल्कुल फ्री ऑफ वॉर होना चाहिए। नंबर 2, उन्होंने जैसे जनरल साहब ने भी फरमाया कि उन्होंने कहा कि आपके जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको गैर जानिबदार होना चाहिए। आप ये मैसेजेस जा रहे हैं, ठीक है, जी दुनिया को मैसेजेस जा रही है पाकिस्तान क्या सोचता है। तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा जी इंटरनेशनल लॉ जो है उसके अंदर भी गैर जानिबदारी होनी चाहिए और उसको अपहोल्ड रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए लॉज और हों और डेवलप्ड कंट्रीज या जो पावर्स हैं उनके लिए लॉज हो और हों। और अगेन जनरल साहब ने फरमाया कि आपकी दुनिया में, आज की दुनिया के अंदर वेपन्स इतने लीथल हो चुके हैं कि उसमें फौजों का काम अब लड़ाई करने के बजाय लड़ाई रोकना है। और लड़ाई कैसे रोक सकते हैं आप? अपनी एक जो एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को रखें और जो है वो एक रैशनैलिटी के साथ अपनी डॉक्ट्रिन्स को रखें, ताकि आपस मुल्कों में जगह नो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात की। इनडायरेक्टली उन्होंने कश्मीर का नाम लिया। अब ये 4 हो गए स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर चीजें जो दुनिया को पैगाम चलेगा और इंडिया ने भी उसको देखा। अब टेक्टिकल लेवल के ऊपर आके बात करें तो उन्होंने लीडरशिप के ऊपर प्राइमरीली जोर दिया। उन्होंने 4th जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जिक्र करते हुए कहा कि उसमें आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जी जो आपके साथ दूसरी जो वेपनरी आ रही है, ये लिथैलिटी, प्रिसीजन और स्टेल्थ को इस कदर वेपन्स के अंदर ले आई है कि अब जो नौजवान लीडर्स हैं जिनको एड्रेस कर रहे थे, उनको इंतहाई जिम्मेदारी के साथ, तेज जिम्मेदारी के साथ, अपनी मेंटल मोबिलिटी के साथ, फिजिकल फिटनेस के साथ और एक रोल मॉडल बन के डिसीजंस लेने होंगे। आज वो अपने आप को प्रिपेयर करेंगे तो कल की जो आने वाली जदीद जंगें हैं उसमें एक बेहतरीन किस्म का रिस्पॉन्स जनरेट कर सकेंगे। अभी उन्होंने ना सिर्फ की प्रोफेशनल बातें की बल्कि दुनिया को भी दिखाया कि हम किन तौर तरीकों के साथ, किन स्टैंडर्ड के साथ अपने जूनियर लीडर्स को ट्रेन कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से अभी जो ग्लोबल वॉर ऑन टेरर थी, जो कि अनदेखी वॉर थी, उसके अंदर हमारे नेशनल जो यंग लीडर्स थे उन्होंने जिस तरह की बहादुरी की दास्तानें कायम की हैं, वो अपनी मिसाल आप हैं। तो जी जनरल बिल्कुल बाजवा का वहाँ पे खड़ा होना पाकिस्तान की इज्जत और वकार को बुलंद करने में इंतहाई कलीदी किरदार अदा करने जा रहा है। जी बिल्कुल कलीदी किरदार अदा करने जा रहा है। जनरल साहब, ये फरमाइएगा कि जितने भी आपने देखा है कि हमारे जो सैंडर्स जाते हैं बहुत से, आज तक कोई सिपहसालार नहीं बना। आप समझते हैं कि फ्यूचर में ऐसा कोई हो सकता है? एक ये। दूसरा ये बताइएगा कि जिस तरह जनरल साहब ने वहाँ पे कहा कि एक अफसर जिसने फ़ौजी तारीख की साइंस का मुतालिया ना किया हो, तो उन्होंने कहा कि वो कप्तान के ओहदे से ज़्यादा काम का नहीं है। इससे क्या मुराद था?
देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे जो फील्ड मार्शल अयूब खान थे, वो सैंडर्स के ग्रेजुएट थे, ठीक है। ठीक ठीक। और वो आर्मी चीफ भी थे। जी, आर्मी चीफ भी, ठीक, बिल्कुल सही। तो उसके अलावा हमारे ऑफिसर्स जो है वो रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज में जब भी जाते हैं, जी जिसको आरसीएस कहा जाता है, जी, हाँ, और वहाँ जो पे अभी भी हमारे हैं। नेशनल जी जी। डिफेंस, जी जी। आरसीएस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जी तो वहां से भी जाते हैं। और ये हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, चाहे वो यूके जाते हों या दूसरे ममालिक में जाते हों, तो ऑब्वियसली जो हमारे टॉप के ऑफिसर्स हैं वो वहाँ जाते हैं। और उनमें वापस आके ऑब्वियसली अगर वो मजीद मेहनत करते हैं, तो बड़े है मुद्दों के ऊपर जरूर पढ़ते हैं। जी। अच्छा, देखिए, एक और का अहम नुक्ता ये है कि जिस तरह मैंने शुरू में अर्ज किया कि वो बाकी जो यूके की सीनियर लीडरशिप है उनसे जब उनकी मुलाकातें होती हैं, तो वो पाकिस्तान के जितने भी कंसर्न हैं, इलाकाई कंसर्न्स, वो जरूर उनके साथ वो शेयर करते हैं। और उस पर तबादला ख्यालात होता है। मसलन उसके ऊपर जो पाकिस्तान का वी पॉइंट है ऑन FATF, के उसके ऊपर जरूर बताया होगा कि भाई हम क्या सोचते हैं, हमारी हुकूमत क्या सोचती है, अवाम क्या सोचते हैं। साथ ही कश्मीर का जो मसला है, साथ ही नेबरिंग अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है कि उसको कैसे स्टेबलाइज किया जाए, ये तमाम चीज़ें जो है उनके साथ ज़रूर डिस्कस हुई होंगी। और ये कि हम पाकिस्तान के अवाम और लोग CPEC को कितनी अहमियत देते हैं, और अगर कोई CPEC को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो फिर हमारे जो लोग हैं वो उसको क्या समझते हैं। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें ज़रूर कम्युनिकेट हुई होंगी एट द हाईएस्ट लेवल, जिससे मेरे ख्याल में मजीद एक दूसरे का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस समझने में और ज़्यादा आसानी हुई होगी, और दोनों ममालिक के जो नेशनल इंटरेस्ट है उससे जो है उसमें मुताबिकत आएगी इंशाल्लाह। जी, बिल्कुल जनरल मोहम्मद रज़ा ख़ान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर अहमद सईद मिन्हाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा और जिसमें मेहमानों का कहना था कि ये दौरा वाकई ही बहुत अहमियत का हामिल है, और इससे जो है पाकिस्तान और जो बरतानिया के ज़राती ताल्लुकात हैं उस पर भी बेहतरी आएगी, और उसके साथ साथ जो हमारे कैडेट्स वहाँ पर तालीम हासिल करते हैं उनकी जो पेशा वराना सलाहियतें हैं वो भी उभर कर सामने आएंगी। आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।